कि प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही जुडिशरी को करना चाहिए, टीम वर्क करना चाहिए। प्रधानमंत्री कल को कोई गलत बात कह दें, संविधान के खिलाफ बात कह दें, किसी को कोई क्राइम करने के लिए कह दें, तो जुडिशरी को एक टीम बन के उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा प्रपोजल किरण रिजिजू साहब की तरफ से आया, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। पाकिस्तान बनने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मनुस्मृति लागू कराने के लिए, और कोई रास्ता ही नहीं था। नहीं तो अगर देश का विभाजन ना होता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के प्रधानमंत्री बनते। फिर किसकी मजाल थी कि कोई मनुस्मृति वाला सांस भी ले सके हमारे देश में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज जो कुछ डिस्कस होने जा रहा है वो बहुत ही अहम है। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो ये बताया जाता था कि देश को, प्रजातंत्र को चलाने के लिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, ये चारों मिलकर के चलाते हैं और एक चेक बैलेंस भी है इसमें। और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो डेमोक्रेसी अच्छी चलती है। आज एक बहुत ही अहम बयान आया है देश के लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री की तरफ से, जिनका नाम है किरण रिजिजू। उन्होंने कहा है कि एक कॉन्फ्रेंस में, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस मीडिएशन के सिलसिले में आज शुरू हुई है गुजरात में, वहां नर्मदा गुजरात में, वहां उन्होंने ये कहा है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये मिलकर के टीम वर्क के तौर पर काम करें। अब टीम में कौन बड़ा होगा, छोटा होगा, इसके बारे में कुछ बात नहीं की, लेकिन जैसे मुल्क के हालात हैं वो आपके सामने है। क्या कुछ इसका मतलब जुडिशरी समझे, क्या वकील समझे, क्या आम लोग समझे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर वकील महमूद प्राचा साहब। प्राचा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि किरण रिजिजू के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर ये कोई मनुवादी मानसिकता के लॉ मिनिस्टर होते तो शायद मुझे कम दुख, अफसोस और गम होता, और कम धक्का लगता या लगता ही नहीं, क्योंकि उनकी तो एक सीधी लाइन है कि भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है। और ये मनुस्मृति लागू करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो कि अब आज के दौर में हर डेली बेसिस पे रोज कोई ना कोई कदम इनका मनुस्मृति लागू कराने के लिए और संविधान खत्म कराने के लिए होता है, आरएसएस और बीजेपी की सरकार का। अगर किरण रिजिजू साहब, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, भले ही आरएसएस और बीजेपी के ये कैंडिडेट हैं, तब भी इनको ये तो याद रखना चाहिए था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के पहले लॉ मिनिस्टर थे। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सीट पर बैठे हुए हैं, जिस सीट पे बाबा साहब कभी बैठे लॉ मिनिस्टर, पहले लॉ मिनिस्टर होने की वजह से। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बाबा साहब ने क्या प्रोविजंस रखे हैं, कितने अच्छे अहम प्रोविजन रखे हैं कि कोई ताल्लुक ही नहीं होगा एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट का जुडिशरी से, उनकी अपॉइंटमेंट से, उनकी तनख्वाह से, उनके रख रखाव से, उनकी हिफाजत से। ये सब कुछ अलग रखा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि मेरी, आपकी और सब नागरिकों की जेब से डायरेक्ट पैसे अलग से जाएंगे जुडिशरी के पास, ताकि उनकी निष्पक्षता, यानी कि उनके काम करने के तरीके में कोई मदाखलत तो दूर की बात है, पलट के देख भी ना सके, चाहे वो देश का कितने से कितने बड़ा भी अधिकारी हो। ये भारत के संविधान की मूलभूत भावना है। और आज हम लोग जो जुडिशरी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए जरूरत पड़ रही है कि उसकी इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं से दबा लिया गया है, घोट दिया गया। पहले भी ऐसे होता था, लेकिन पिछले 7-8 सालों में तो बहुत बड़े मेजर तरीके से जुडिशरी को दबाव में ले लिया गया है, बाकी दूसरी इंस्टीट्यूशंस की तरह। तो ये अब जो काम
थोड़ा बहुत ढके छुपे हो रहा था, उसको खुल के करने की, उसकी अनाउंसमेंट करके कि प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही जुडिशरी को करना चाहिए, टीम वर्क करना चाहिए। प्रधानमंत्री कल को कोई गलत बात कह दें, संविधान के खिलाफ बात कह दें, किसी को कोई क्राइम करने के लिए कह दें, तो जुडिशरी को एक टीम बन के उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा प्रपोजल किरण रिजिजू साहब की तरफ से आया, जो कि बहुत ही शॉकिंग है, खतरनाक है, बहुत ही डरावना है, और एक ट्राइबल व्यक्ति के मुंह से आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं। और मुझे इस बात की भी पूरी उम्मीद है, जो ओरिजिनल वर्जन होगा, आरएसएस ने जो बोला होगा किरण रिजिजू साहब से, वो इससे भी ज्यादा कहीं खतरनाक होगा। ये क्योंकि ट्राइबल है तो इन्होंने थोड़ा सॉफ्ट करके उस बात को बोला है, मगर ऐसा सोचना भी गुनाह है, ऐसा सोचना भी पाप है। अब जो बात है, जो संविधान चाहता है, चारों पिलर जो है ना, जो आपने बताया अभी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और प्रेस, वो चारों स्तंभ हैं जिनके ऊपर हमारा डेमोक्रेसी और हमारा निजाम, हमारा सरकार, हमारा देश टिका हुआ है। लेकिन जमीन और बेस क्या है? देश के नागरिक। मालिक कौन है? हम सब देश के सिटीजन, नागरिक। और ये चारों संस्थान जो हैं हमारी सेवा करने के लिए, देश की जनता की, आम जनता की सेवा करने के लिए बनी है, यानी कि हमारी नौकर हैं। और भारत के संविधान के जरिए हम देश की जनता ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के जरिए हमने इनकी ड्यूटी लगाई है जुडिशरी की, कि ये एग्जीक्यूटिव, सरकार और जो लेजिस्लेटिव भी है, जो जीत के लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर लगाम कस के रखें। एमपी एमएलए को ये लगाम कस के रखें कि तुम भले ही 5 साल के लिए अपने आप को मालिक समझने लगो देश के, भले ही तुम असल में तो नौकर हो जनता के, मगर तुम संविधान के दायरे के बाहर जाके कोई काम नहीं करोगे। ये काम है जुडिशरी का, उनके ऊपर हंटर लेके बैठे रहने का काम है, ये है जुडिशरी का काम। उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है, उसके ऊपर भी ये लगाम, ये डंडा और ये हंटर लेके बैठने का काम है जुडिशरी का, कि तुम संविधान के बाहर जाके, कानून के बाहर जाके, जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया है, पार्लियामेंट ने और असेंबली बनाया है, उसके बाहर जाके कोई काम नहीं करोगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं करोगे। ये डंडा लेके बैठना है जुडिशरी को, उनका साथ नहीं देना है कि प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर्स जो हैं दूसरे, या ब्यूरोक्रेट जो हैं, जो सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, या डायरेक्टर्स हैं गवर्नमेंट में, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जुडिशरी उनका साथ देगी। ये आइडिया नहीं है। भ्रष्टाचार रोकने का काम है जुडिशरी का, अन्याय रोकने का काम है जुडिशरी का, चाहे वो अन्याय प्रधानमंत्री ही क्यों ना करें, चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना। अच्छा प्राचा साहब, आपसे अगले सवाल पे जब जाऊंगा, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हम अलग अलग ऑर्गन्स हैं, पर हमें एक साथ मिलके काम करना होगा, बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। और साथ साथ ये भी कहा है कि आप अदालत में बैठे होते हैं, हम पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, हमें टीम वर्क के तौर पे काम करना चाहिए। अब प्राचा साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि कानून में ये है, ओरिजिनल जो हमारा कानून है, देश का संविधान है, कि डंडा लेकर के बैठना है जुडिशरी को, और यहां टीम वर्क की बात हो रही है, इसका नतीजा कहां तक जाएगा, क्या कुछ होगा? क्योंकि बहुत तेजी से कुछ वाकयात हो रहे हैं मुल्क में, जिससे बहुत लोग डरे हुए भी हैं, सहमे हुए हैं। और अब जो ये अभी 4 स्टेट्स के इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद अब 2024 भी उसी तरह का नजर आने लगा है, और इस किस्म की चीजें सामने हो रही हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? डंडा लेकर के बैठने से टीम वर्क तक बात पहुंच गई, आगे क्या? चोर और पुलिस दोस्त हो जाएं, ये वैसा प्रपोजल है कि चोर जो है वो पुलिस को, जैसा हो भी रहा है बहुत सारी जगह, पुलिस से सेटिंग करके चोर चोरी करे। ये प्रपोजल है। अगर आम आदमी की जबान में इसे समझा जाए तो जो इलाके का एसएचओ है वो किसी के घर के जाके घर का दरवाजा तोड़े,
ताला तोड़े और चोर को अंदर कह के तुम जाओ चोरी करके लाओ और हमारा हिस्सा हमें दो और तुम अपना हिस्सा ले जाओ। ये इस तरह का प्रपोजल है। जनता ने, संविधान ने ड्यूटी लगाई है। इससे तो एनार्की जैसी हालत होगी। इससे तो क्या कुछ होगा, यानी कौन आदमी अपने आप को महफूज महसूस कर सकेगा? आखिर किस तरफ ये जनतंत्र, डेमोक्रेसी और जो हर इंसान की अपनी लाइफ एंड लिबर्टी की जो बात कही जाती है, ऐसी हालत में अगर चोर और पुलिस एक साथ मिलने की बात जो आपने मिसाल के तौर पे कही, अगर वाकईन ऐसे हालात होंगे तो आखिर आम आदमी जो सुकून से जीना चाहता है, क्या उसके रहने की जगह नहीं रहेगी? ये मुल्क क्या होगा आखिर? ये मैं बहुत ही एक खौफ जो लोगों के अंदर है उसको एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपने सवाल में। मनुस्मृति को पढ़िए, किसी को कोई अधिकार है कहां? जब आपका कोई प्रॉपर्टी, घर, मकान, दुकान रखने का अधिकार ही नहीं है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को, अधिकार तो सिर्फ 3 लोगों के पास है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो सो कॉल्ड अपने आप को सवर्ण कहना चाहते हैं, ये सारे अधिकार ही उनके हैं। बाकी सबकी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज की तो सिर्फ ड्यूटी है सेवा करने की। सेवा करनी है ब्राह्मणों की। अब सेवा करने के लिए आपको कौन सा घर चाहिए, आपको कौन सा घर, मकान, दुकान या कोई बिजनेस या पढ़ाई लिखाई चाहिए? चाहिए ही नहीं। आपको काम से चाहिए 93, और महिलाओं को भी कौन सी अधिकार चाहिए? तो 93% जनता जो देश की है, 93.5%, उसका तो अधिकार होना ही नहीं चाहिए ना मनुस्मृति के जरिए। ये तो बाबा साहब के संविधान ने दे दिया कि आज आप बैठकर इतनी बात भी कर रहे हो, मगर मनुस्मृति में तो ऐसा नहीं है ना। पाकिस्तान बनने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मनुस्मृति लागू कराने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं था। नहीं तो अगर देश का विभाजन ना होता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के प्रधानमंत्री बनते। फिर किसकी मजाल थी कि कोई मनुस्मृति वाला सांस भी ले सके हमारे देश में? बाबा साहब ने तो मनुस्मृति जला दी थी। अच्छा, अभी बहरहाल ऑफिशियली वो संविधान लागू है देश में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। अब उसमें जो भी कुछ बचा है या जो भी कुछ है, जितना भी आप समझते हो या जितना लोग समझते हो, उसमें क्या कुछ जान बचाने की कोई गुंजाइश है? चूंकि वो बिल्कुल एकदम गले पर छुरी जब आ जाए तो उसके बाद तो जान बचाने की बात सोची जाती। नहीं, जान बचाने की बात तो यह है कि वो संविधान है और संविधान में इतनी ताकत है आज भी कि मनुवादियों को और मनुस्मृति के मानने वालों को आज भी टकल कर सकता है और देश में संविधान का राज स्थापित कर सकता है। लेकिन उसके लिए संघर्ष की आवश्यकता है। उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट, धरने, प्रदर्शन, पीसफुल, और एक लंबा कैंपेन चलाने की जरूरत है। सबसे पहले ईवीएम को हटाने की जरूरत है, उसके बाद निष्पक्ष चुनाव कराने की जरूरत है, और उससे भी जरूरी किसी भी मनुवादी को संविधान के ऊपर टेढ़ी नजर से देखने का भी अधिकार छीना जा सकता है, लिया जा सकता है, यदि हम लोग इकट्ठे होकर पीसफुल प्रोटेस्ट करें। तो प्रधानमंत्री भी जनता के नौकर हैं, सारे अधिकारी जनता के नौकर हैं, लेकिन जनता को उठ खड़े होना पड़ेगा और अपने जो अधिकार हैं और नौकरों से नौकरी करवाने के लिए जनता को अपने अधिकारों को लेने के लिए थोड़ा सड़क पे आना पड़ेगा। नहीं तो ये सब तो नौकर ही हैं। अच्छा, प्राचा साहब, आप अक्सर ये बात कहते हैं कि सड़क पे आना पड़ेगा, लोगों को अभियान चलाना पड़ेगा। जो लोग भी सड़कों पर आए पिछले 1-2 साल में, उनके खिलाफ मुकदमे, और जिन्होंने कुछ नहीं भी किया वो भी जेलों में बंद हैं। आप भी बहुत से मुकदमे इस तरह के देख रहे हैं। तो आखिर आम लोगों में हिम्मत कैसे पैदा हो, ये अपने आप में एक सवाल है। चूंकि ये सारा कुछ डरने डराने का ही मामला नजर आता है, लेकिन लोग डर से कैसे बचें कि उनके खिलाफ मुकदमे शुरू ना हो जाएं, यूएपीए लगा दिया जाता है किसी भी वजह से। और अब तो हालात पुलिस जो चाह रही है, जिसके खिलाफ जो चाह रही है, अभी 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश में पत्रकारों के कपड़े उतार करके जो फोटो आई है सामने,
वो तो हमारे सामने है, पूरा देश उसको देख रहा है, दुनिया देख रही है, वो डर कहां से निकले? देखिए, डर जो है वो निकलने की जरूरत कहां पड़ेगी? सिर्फ हालात देख लें कि डरता कौन है। मनुवादी, मनुस्मृति के मानने वाले सबसे ज्यादा डरपोक लोग होते हैं। ये तो हमारा ही सिस्टम, हमारी ही ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है ना, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के खिलाफ। आप CA NRC का ही एग्जाम्पल ले लें। लाखों करोड़ों लोग सड़क पे आए, सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ ही तो मुकदमा दर्ज किया, और वो भी इसलिए कर पाए क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोग दोबारा सड़क पे नहीं आए। अगर आज उतने ही लोग जितने CA NRC के प्रोटेस्ट में थे दोबारा वापस सड़कों पे आ जाएं, तो तुरंत ये सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। एक दिन का काम है। नहीं आएंगे तो ये 10, 15, 20, 50 लोगों को बंद करेंगे और उससे दहशत का माहौल बनाएंगे। लेकिन अगर सब गिरफ्तारी देने के लिए बाहर आने को तैयार होंगे तो किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं बनेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि किसानों ने आंदोलन किया शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से या CA NRC के प्रोटेस्ट से प्रेरणा लेके, वैसा ही कुछ कमोबेश प्रोटेस्ट हुआ ना, उससे छोटे लेवल पे ही हुआ लेकिन सफलता प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री साहब ने माफी मांगी, जो ये कहते थे कि मैं तो, जिनकी ऐसी छवि बनाई जाती थी कि वो एक बार उन्होंने कुछ भी बड़ी से बड़ी गलती कर दी, चाहे तो GST की हो, चाहे तो नोटबंदी की हो, वो फिर पूरा देश चाहे परेशान नहीं रोने लगे लेकिन उसको मनवाते जरूर हैं। ये उनकी छवि बनाई जाती है कि भाई उन्होंने कोविड के टाइम पे ऐसे माहौल पैदा कर दिए कि करोड़ों लोग सड़कों पे पैदल घूम जा रहे थे अपने घरों में, मतलब अपने परिवार को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया तो सब लोग वो कष्ट झेलेंगे। नोटबंदी के लिए पूरा देश बेहाल हो गया। सिर्फ उनके चंद जो मित्र लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, उनको तो उन्होंने बहुत बड़ा फायदा पहुंचा दिया। या अपने जो RSS के और BJP के और जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने बहुत पैसे बनाए नोट कन्वर्ट करा के उस वक्त करेंसी। लेकिन पूरा देश जो है कष्ट में, परेशानी में, लाइनों में लग गया अपने ही पैसे अपने बनाने के लिए। मोदी जी ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी का सबको करना पड़ेगा चाहे कोई किसी भी परेशानी में है। मोदी जी ने कह दिया कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो आप मरो या जियो, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, कोई सवाल ही नहीं कर सकता। ये माहौल जो था, तो उस माहौल के ऐसे प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई, ये है जो मैं बात कह रहा हूं पीसफुल प्रोटेस्ट की ताकत। तो और मनुवादी कितने डरपोक होते हैं वो आपने किसान आंदोलन से देख ही लिया कि सारे देश में EVM से गड़बड़ी की। पंजाब में EVM का इस्तेमाल खुद BJP ने अपने को हराने के लिए किया, क्योंकि पता था पंजाब के जुझारू लोग जो हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे EVM के खिलाफ और पेपर बैलेट कराना पड़ेगा। फिर असली रिजल्ट आएगा, पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को तो 10-10 वोट मिले हर जगह और बाकी जो है दूसरी पार्टीज को मिले। आम आदमी पार्टी की खैर उतनी सीटें नहीं आती अगर पेपर बैलेट होता, मगर उनकी भी आती, कांग्रेस की भी आती, अकाली दल की भी आती, BJP की एक भी ना आती। तो लेकिन डर के उन्होंने EVM का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं किया। वहां इतने बहादुर होते हैं ये मनुवादी मानसिकता के लोग, तो डरे नहीं, सड़कों पे आए, गिरफ्तारी देने के लिए वॉलंटियर करें। हम ये कहते हैं कि आप 10 लाख लोगों की या 1 करोड़ लोगों की एक लिस्ट बना दें कि हम जो है कोर्ट अरेस्ट देना चाहते हैं। देख लीजिए फिर ये मनुवादी कैसे भागेंगे आगे आगे, कहेंगे नहीं हम तो संविधान से चलेंगे। हम बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे, पूरा संविधान के ऊपर अक्षरता हुर्फ बहुर्फ अमल करेंगे। सिर्फ 1 करोड़ लोग अपनी गिरफ्तारी देने के लिए ऐलान कर दें देश में। सिंपल रास्ता। ये बहुत ही अहम बात है जो आपने ये बताया कि खुद मनुवादी कितने डरपोक हैं वो पंजाब में नजर आ गया। और आपने ये भी बताया कि अगर लोग खुल करके वॉलंटियर करें, अपने नाम दें, एक कोई लिस्ट हो, ये ऐलान हो जाए कि 10 लाख या 1 करोड़ ये लोग गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। नहीं, हमने हजारों लोगों की ऐसी लिस्ट तैयार कर रखी है, इसमें सबसे ऊपर नाम मेरा है। अब देखिए मैं बोलता हूं मुझे गिरफ्तार करें, मुझे करते नहीं है। हाँ वो नहीं, आपके यहाँ रेड, आपके यहाँ रेड तो डाली थी सर वो, लेकिन आप वो डराने के लिए डाली थी ना, मगर डर खुद ही गए कि ये तो
डर ही नहीं रहा ना मरने से। धमकियां क्या दे रहे थे मेरी रेड में आके के अमित शाह जी आपको मरवा देंगे, जज लोया बना देंगे, आप मान जाइए प्रजा साहब, मत करिए उनसे लड़ाई, मत करिए संविधान की बात, मत करिए उनके जो गंदे कारनामे उनको बाहर मत लाइए, आप अपनी जान की फिक्र कीजिए। तो जब हम डरे नहीं तो अब देख लीजिए कौन डरा है। अच्छा प्राचा साहब, आप मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नेशनल कन्वीनर हैं और लोगों में जागरूकता फैलाने की बात करते हैं। अब ये लॉ मिनिस्टर का ये बयान जो आया है, ये तो सीधा सीधा आपने कहा ये बिल्कुल ऐसा है जैसे चोर और पुलिस मिलकर के काम करें। अब आप संविधान को बचाने के लिए आप अपने इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ आप करना चाहेंगे जिससे कि लोगों में कोई ऐसी जागरूकता आए और वो काम हो सके जो आप करना चाहते हैं? एक तो हमारी वेबसाइट पे जाके जो लोग पीसफुल कोर्ट अरेस्ट देना चाहते हैं उस पर अपने नाम वॉलंटियर करें, मेंबरशिप लें हमारी वेबसाइट पे जाके www.missionsaveconstitution.com पे, और अपने अपने क्षेत्रों में इसके खिलाफ अपने अपने डीएम्स को डेलीगेशन बना के ज्ञापन दें कि ये गलत बात है, इससे संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी, इस प्रकार की बात सोचना भी गुनाह और पाप है। इस तरह के ज्ञापन बना के हर एक देश के हर एक डीएम के पास ज्ञापन दिए जाएं, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिए जाएं डीएम के जरिए कि इस बात की चर्चा होना भी देश के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। मेरा यही निवेदन है सब लोग। जो कुछ कानून मंत्री ने कहा है, कानून मंत्री ने कहा नहीं है, उनसे मुझे लगता है कहलवाया गया है जबरदस्ती है, क्योंकि वो ट्राइबल बैकग्राउंड से आते हैं, वो इस तरह की बात अपने आप कह नहीं सकते, उनसे जबरदस्ती ये बात कहलवाई जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब। हम चूंकि इसी पर फोकस रखना चाहते हैं और आपने लोगों को बताया कि लोग मेंबर बने और ज्ञापन दें अपने अपने इलाकों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि कानून मंत्री का जो बयान है वो देश के संविधान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आपने ये भी बताया कि ये बयान बिल्कुल ऐसा है जैसे चोर और पुलिस मिल करके काम करे, पुलिस वाले चोरी कराएं और लोगों को जो परेशान करें, लोगों को लूटें। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो बिल्कुल जिसे कहते हैं सिविल वॉर जैसी हालत हो जाएगी। अगर इसी तरह से टीम वर्क बना करके काम किया मिनिस्टर ने जिस तरह से कहा, तो अदालतों के हाथ में डंडा नहीं बल्कि उनके साथ मददगार के तौर पर चलने जैसी हालत हो जाएगी, जिस तरह से मंत्री और सरकार की ख्वाहिश है वो बहुत ही खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि महमूद प्राचा साहब एक लंबे अरसे से बहुत लोगों की कानूनी मदद करते रहे हैं। अभी इस वक्त जो दिल्ली दंगे 2020 वाले हैं उसके लिए बहुत से केसेस कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो बहुत लोग हिम्मत नहीं कर पाते। सेल्फ डिफेंस के सिलसिले में भी लोगों को जागरूकता फैलाई थी, उस वक्त भी सरकार ने और मीडिया ने घेरने की कोशिश की थी, लेकिन आप संविधान के अंदर रहते हुए हमेशा अपने हकूक लेने की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।